वर्क होता है जब भी किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि हमने साइंटिफिकली कोई काम किया है, हमने साइंस के हिसाब से कोई काम किया है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं वर्क के अंदर कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट पैदा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो हम कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क इज डन। ठीक हो गई बात। अब वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? वर्क डन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली आपको कहूँ, आप कहेंगे वर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ हम लगा देते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के दरमियान एंगल है। अच्छा, अब मुझे जरा आप एक बात बताएं कि एक शख्स क्या करता है? वो एक मजदूर ईंट उठाता है, ईंट उठा के वो सारा दिन छत पे खड़ा रहता है, तो क्या वो काम कर रहा है? नो। क्यों? क्यों नहीं कर रहा? नो सर, रेस्ट की हालत में। एग्जैक्टली आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं सारा दिन दीवार को धक्का देता रहूं तो बजाहिर तो मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूं, मेरी फोर्स लग रही है, लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही है। दीवार अगर जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है तो हम कहेंगे, साइंस कहेगी आपका वर्क डन जीरो। ठीक। अब वर्क डन की जो सिंपल फार्मूला है उसको मैं इधर लिख के थोड़ा सा एंगल की आपको बात समझा देता हूँ। एफ डी कॉस थीटा हमने लिखा, ठीक है। अब cos थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। और ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल ही बताता है कि मैक्सिमम वर्क डन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक बॉक्स है, ये इसकी लाइन है जिससे हम एंगल लेंगे, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर यहां से फोर्स लगा के खींचता हूं तो ये इधर से डिस्प्लेसमेंट से एक एंगल बना रहा होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास फोर्स है और ये डायरेक्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब अगर मैं ये फोर्स बिल्कुल पैरेलल जाके लगाऊं इस जगह के ऊपर, दोबारा आपको बना के ड्रॉ करता हूं कि सेकंड केस के अंदर मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल पैरेलल लगा रहा हूँ, यही डिस्प्लेसमेंट है और इसी डायरेक्शन के अंदर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब मुझे जर्नल ऑब्जर्वेशन में बताएं कि इसको बॉक्स को आगे जब मूव मैंने करना है तो कम फोर्स में ज्यादा देर तक कहाँ पे जाएगा। इस तरह मैं खींचूं जिस तरह बच्चा गाड़ी के ऊपर धागा बांध के खींचता है, तब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या सेम फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाऊं तब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? सेम फोर्स। ये ए केस है, ये बी केस है, फोर्स दोनों में सेम लग रही है। अब मुझे बताएं बॉक्स ज्यादा दूर किस तरह फोर्स लगाने से जाएगा, एक से ए केस में या बी केस में? केस ए एक में। केस में। ए केस में। बी। आप एज्यूम करें आपके सामने कोई चेयर टेबल पड़ी है, आप एज्यूम करें आपके ठीक है। सामने ये कुछ मुझे मेरी वापस आवाज आ रही है, किसके माइक से कोई इशू है? अच्छा चलें, अब आप एज्यूम करें आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है, टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, उसको सोचें जरा उसके ऊपर कि अगर इसको मुझे मैक्सिमम स्पीड लगा के खींचना हो तो मैं क्या इस एंगल पे स्पीड लगाऊं या तब तब वो खींचेगा, या इस एंगल पे स्पीड लगाऊं तब मैं इजीली खींच लूंगी? बी। अब समझ में आ रही है एंगल कितना मैटर कर रहा है। आपके पास फोर्स आपकी लिमिटेड है, लेकिन ज्यादा वर्क डन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जब आपके पास फोर्स लिमिटेड है तो आप एंगल में चेंज कर रहे हैं। जैसे ही आप एंगल चेंज कर देते हैं आपकी फोर्स जो है वर्क डन आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब एंगल की इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट, अब आ जाते हैं हम वापस उधर ही। अब एसआई यूनिट अगर फोर्स का निकालना चाहूं तो इस फार्मूले से आप एसआई यूनिट फोर्स का इजीली निकाल सकते हैं। सर कॉस थीटा का समझ में नहीं आया। कॉस थीटा में क्या बात समझ में नहीं आई?
सर यही कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में मतलब क्या रिलेशन बन रहा है, कैसे ये एंगल बन रही है? देखें, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आप ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से इसको समझें। ठीक है? अब एक देखें डिस्प्लेसमेंट कर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है? जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएँगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ है, ठीक? अब ये बॉक्स की एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, दोबारा मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसको रिट्रेट कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करें। ठीक, अब ये बॉक्स किसी प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर एक डब्बा पड़ा हुआ है, हमें अज़्यूम करते हैं, ठीक है? अब इस डब्बे को खींचने के 2-3 तरीके हैं इसके ऊपर फोर्स लगाने के। एक तो मैं इधर से पकड़ के इस साइड को खींचूँ, एक तो मैं इसको इस साइड पे खींचूँ, एक तो मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींचूँ, एक मैं इधर से यहाँ से ऊपर की तरफ खींचूँ और एक मैं बिल्कुल पैरेलल की तरफ खींचूँ। ठीक है? अब इधर से मैं एक केस उठाता हूँ जो केस आम यूजुअली विजुअलाइज़ भी हो सकता है, अच्छे तरीके से हम समझ भी सकते हैं। आपने क्या किया कि इसको यहाँ से फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। अब आपने फ़ोर्स की डायरेक्शन ये है, आपने इस तरह पकड़ के खींचा जैसे वो बच्चा गाड़ी को नहीं खींचता रस्सी बाँध के, पीछे चलती रहती है, आगे बच्चा धागा बाँध के चलता रहता है। अब वो वाली एग्ज़ाम्पल आप ज़हन में रखें। तो क्या वो गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में जाती है या सीधी डायरेक्शन में जाती है? सर सीधी डायरेक्शन में थी। सीधी डायरेक्शन में जाती है। अब जब वो सीधी डायरेक्शन में जाती है तो इट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट का रूट जो है, अब मैं सिर्फ़ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। ये उस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है और ये उसकी फ़ोर्स की डायरेक्शन है। दोनों क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उनकी डायरेक्शंस ये हैं। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ़ोर्स इस डायरेक्शन में हो रही है तो फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। थीटा बेसिकली हम सिंबल यूज़ करते हैं एंगल के लिए, ठीक है? अब ये एंगल जो यूज़ हो रहा है ये क्या फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है एंगल? जी। यस सर। तो ये जो कॉस थीटा है जी। ये बेसिकली एंगल है। अब कॉस क्यों यूज़ किया है? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। अब ये थोड़ी-सी इन डेप्थ बात चली जाएगी इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था। हमारे पास जो बेसिक एंगल्स होते हैं वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है? सुने हैं कभी ये नाम आपने? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप पढ़ के आए होंगे। अब ये जी सर। एंगल्स जो होते हैं जी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, कहाँ पे हमने कॉस यूज़ करना है, कहाँ पे साइन यूज़ करना है, कहाँ पे टेंजेंट यूज़ करना है, ये एक प्रॉपर एक साइंस है। हम एक्सिस के ऊपर चलते हैं, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ज़ेड एक्सिस। अगर आपको पता हो 3 डायमेंशंस होती हैं बेसिकली किसी भी काम को करने की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ज़ेड एक्सिस होती हैं। अब इन एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास हमेशा कॉस लगता है, साइन लगता है, वाई एक्सिस के ऊपर कॉस लगता है, ये पूरी एक मैकेनिज़्म निकालना पड़ता है इसका। तो इसलिए मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये एक तो रिलेटेड टॉपिक नहीं है, प्लस में ये है कि इसका कोई फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास कोई इतना बेनिफिट नहीं है। तो कॉस इधर जो लगा है वो इन दोनों के एंगल की वजह से लगा है, ठीक? तो कॉस थीटा जो है हम इधर से जो वर्क का फार्मूला है F=W=FD cos थीटा। तो इसमें ये cos थीटा जो है ये बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? अब थोड़ी बहुत समझ में आई है कि हम इस तरीके से यूज़ करें। हम आ रहे हैं इसकी वैल्यूज़ के ऊपर, आगे आ जी रहे हैं, सर। पता चल जाएगा। ठीक हो गई बात। अब आ जाएँ फार्मूला फोर्स का W=FD cos थीटा। अब ये cos थीटा में एंगल्स की फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं कुछ एंगल्स की। ये वैल्यूज़ आपको ज़हन में रखनी है। cos की, sin की, टेंजेंट की कुछ वैल्यूज़ हैं। ये टेबल जो आपको इधर नज़र आ रहा है, ये वाला टेबल, इस टेबल के अंदर एक फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। भाई sin थीटा यानी sin 0 डिग्रीज़ हो जाएगा तो sin 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है और cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है साइन 90 की वैल्यू, जो एंगल इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब क्या ये दोनों आपस एक दूसरे के इनवर्स हैं? साइन की जहाँ पे वैल्यू 0 है, कॉस की वहाँ पे वैल्यू 1 है, जहाँ पे सॉरी साइन की सॉरी कॉस की जहाँ पे वैल्यू 1 है, साइन की वहाँ पे वैल्यू 0 है। और उसके बाद 30 के ऊपर हाफ है, इधर 60 के ऊपर इसकी हाफ है।
और 3/2 है। इधर देखें 30 के ऊपर इसकी 3/2 है, इसकी 60 के ऊपर 3/2 है। 45 एंगल पे दोनों की बराबर है। ठीक है, अब ये एंगल्स हमारे किसी काम के नहीं है एमसीक्यूज के हिसाब से, हमारे पास सिर्फ एंगल्स ये काम के। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हमारे पास cos 0, मैंने आपको कहा ना कि स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे तो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। अब इधर जरा थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लें, अब आपको शायद पिक्चर कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, अब वही अगेन बॉक्स की एग्जांपल ले रहे हैं। एक भाई बॉक्स था हमारे पास, इस बॉक्स का ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये बॉक्स का ये डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन के अंदर। अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, एक फोर्स में, अब मैंने इस साइड पे जाना है। अब ये बात ध्यान में रखें कि मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना है। अब अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं जो कि इस डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्रीज के ऊपर है, इस डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्रीज के ऊपर है, तो मैं लिख दूंगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90। ठीक है, सेकंड सिनेरियो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉक्स को डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना है, लेकिन इस वक्त मैं फोर्स इसके ऊपर 45 डिग्रीज के ऊपर लगा रहा हूँ। सपोज ये इसकी डिस्प्लेसमेंट लाइन समझ लें, इसका एंगल 45 डिग्रीज लगा रहा हूँ। जब 45 डिग्रीज लगा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 45। फिर आ जाते हैं तीसरे सिनेरियो के अंदर कि मैं इस बॉक्स को फिर अगेन इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना चाह रहा हूं। अब मैंने इसको इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स भी लगाई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही जगह के ऊपर है, इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो 0 डिग्रीज का हो रहा है। तो मैं लगाता हूँ cos 0 डिग्रीज, cos 0 डिग्री एफ इज इक्वल्स टू सॉरी एफ डी, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0 डिग्रीज। ठीक है, अब इधर एफ डी की जगह पे एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यूज हो, कॉस 90 डिग्रीज, हम पीछे अगर चले जाते हैं अपनी स्लाइड में तो हमें पता चलता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। यस सर। अब आ जाएं इधर, अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो फिर आपके पास क्या बचता है, जब 0 हो गया, फोर्स बेशक आपकी 10,000 न्यूटन हो, वर्क डन आपका जो वो डिस्प्लेसमेंट आपका जो वो 10 मिलियन किलोमीटर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई आ जाए। cos 90 की जगह पे मैं 0 लिख दूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एफ डी, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इस सूरत के अंदर इस बॉक्स के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वर्क डन हम इस डायरेक्शन में चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपके पास वर्क डन 0 होगा। अब 45 के ऊपर से सपोज एक्स वाई जेड कोई वैल्यू होगी और ये वैल्यू 0.866 होती है cos 45 की वैल्यू। ठीक है, 0.866 मल्टीप्लाइड बाय एफ डी करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब cos 0 डिग्रीज के ऊपर देखें, cos 0 की वैल्यू अगर आप इधर जाएं तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब 1 के ऊपर जो है अगर मैं एफ डी के ऊपर 1 इधर लगा दूं तो हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ डी मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग रिमेन्स सेम, तो वर्क डन और फोर्स की प्रोडक्ट मैक्सिमम आंसर आपको देगी। इसका मतलब है वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो, 0 डिग्रीज हो। आई बात समझ में। अब आ जाए इधर, हमारे पास बात क्या हो रही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपके पास आ गया। ये एंगल्स आपने याद रखने हैं, साइन 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज पे साइन और कॉस थीटा, वो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट वर्क डन का अगर हम इधर से निकालना चाहें तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट बेसिकली, क्योंकि इसके ऊपर भी एक साइंटिस्ट जूल ने काम किया था, इस वजह से इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल। सही, 1 जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के। ये वही वाली साइंस है जो हम पहले कंसेप्ट लेके आ रहे थे कि भाई इसका न्यूटन है,
जैसे हमने फोर्स का लिया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सीलरेशन था, हम बोल रहे थे इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम बोल रहे थे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। जब हमसे कोई पूछेगा न्यूटन किसके बराबर होगा, तो हम बताएंगे न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। थीटा मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा जब 0 डिग्रीज होगा वर्क मैक्सिमम होगा, ये सीधे सीधे एमसीक्यूज का कंसेप्ट है, ध्यान में रखना। वर्क डन के अंदर जब भी थीटा 0 डिग्रीज हो जाएगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा हम काम ले सकेंगे। और जब भी थीटा 90 डिग्रीज होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। डज नॉट मैटर डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था और फोर्स 10 न्यूटन थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई फोर्स जो थी हमारे पास वो 10 न्यूटन थी, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 100 होती है, सही है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो 100 हो रही है, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान एंगल आपका कितना हो रहा है, 90 डिग्रीज हो रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो आप कहेंगे वर्क डन 0 है। साइंस मानेगी नहीं इस बात को कि कोई वर्क डन हुआ है। वर्क कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अगेन ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एंगल ही डिटरमाइन करेगा वक्त वर्ड जो है वर्क डन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। क्लियर हुई बात यहां तक? जी जी सर। चलें ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस एमसीक्यूज के ऊपर। इफ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन places an object displaces an object 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन विल बी। अब इधर एंगल नहीं दिया गया, जब एंगल नहीं दिया गया हो तो आपने इसको एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। इफ फोर्स इज, कितनी है फोर्स, फोर्स कितनी है, ये सिंपल सा है। वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। cos थीटा की हम तब बात करते हैं जब इधर हमारे पास एंगल का जिक्र होता है, फिर हम देखते हैं cos 0 है या 90 है। cos की वैल्यू बात नहीं है तो इस चीज को हम रूल आउट कर देते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये रहा फोर्स 6 टू द 12, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन देख लें, सेकंड क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन्वॉल्व जीरो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स? लिफ्ट अ बुक vertically upward, holding a bag stationary in your hand, pushing a wall and the wall moves, a horse pulling a cart forward. Which of the following situation involves zero work done by the applied force? जब आपने जब आपने किताब ऊपर उठाई, कंडीशन देख लें, किताब टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, आपने इसको ऊपर उठाया, तो क्या इस डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगाई? क्या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया? जी कवर हुआ? जी सर। तो इसका मतलब है इधर वर्क डन हुआ है, एंगल की बात नहीं हो रही, एंगल में नहीं घुस रहा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देख लें, होल्डिंग अ बैग स्टेशनरी इन योर हैंड्स, आप सारा दिन बैग लेकर खड़े रहें, क्या बैग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है? फोर्स तो लग रही है आपकी फोर्स लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कोई कर रहा है? नहीं हो रहा। इट मींस इधर वर्क डन जीरो होगा। सेकंड थर्ड ऑप्शन में देख लें, पुश अ वॉल एंड द वॉल मूव्स, आप दीवार को धक्का देते हैं और दीवार चलने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, वर्क डन हो गया? जी वर्क डन हो गया ना, फोर्स लगाई, वाल मूव हुई है, वाल हिली है, वाल अपनी जगह से हिली है, तो इसका मतलब है वर्क डन हो गया है। तो डज नॉट मैटर, ये प्रैक्टिकल मिसाल तो है नहीं, आप दीवार को धक्का देंगे दीवार चलने नहीं लग जाएगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन है तो वर्क डन हुआ है। तो इसमें भी वर्क डन हुआ है। इन तीनों के अंदर ए सी और डी, आ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट फॉरवर्ड, एक हॉर्स जो होता है वो अपने साथ जो उसके पीछे रेडी होती है उसको आगे लेके जा रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। सिवाय होल्डिंग अ बैग के कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जहां पे वर्क डन जीरो हो। होल्डिंग अ बैग इज समथिंग दैट आप कुछ सारा दिन फोर्स लगा के खड़े रहे, लेकिन साइंस कभी मानेगी नहीं कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होल्डिंग अ बैग है।